हेलो, नमस्कार साथियों। आज एक बार पुनः आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पिछले वीडियो में अपना टॉपिक था वो था सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रकाशीय उपकरण, और उसमें हमने सबसे पहला जो प्रकाशीय उपकरण है वो सूक्ष्मदर्शी स्टार्ट किया था। और सूक्ष्मदर्शी जो दो प्रकार के थे उनमें से एक हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पिछले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाके पिछला वीडियो देखे, जिसमें पूरा सरल सूक्ष्मदर्शी को बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुछ चीजें हैं जो डिपेंड करेगी सरल सूक्ष्मदर्शी पर। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को अगर आपको बढ़िया तरीके से समझना है तो आप पिछले वीडियो को देखें कंप्लीट, और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धर्मेश मांड्या। तो आज का जो टॉपिक है वो आप सभी को दिख रहा होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है, एक प्रकाशीय उपकरण होता है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, और ये आपके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखो, सरल जो सूक्ष्मदर्शी था, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है, इसके अंदर केवल एक उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। संयुक्त शब्द का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और यहां पर जुड़ेंगे क्या? तो यहां पर जुड़ेंगे दो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जुड़ेंगे, और कितने लेंस लेने हैं आपको? दो। देखो, वैसे दो या दो से अधिक लेंस भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाने में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस में है वो ओनली दो उत्तल लेंसों को जोड़ने से या संयुक्त करने से जो सूक्ष्मदर्शी का निर्माण होता है केवल वही है। तो देखो, स्टार्ट करें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फर्स्ट चीज जो आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि इसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। यानी मिनिमम आप दो लेंसों को जोड़ दो, या दो से ज्यादा, 3, 4, 5 कितने भी जोड़ सकते हो। अगर एक लेंस होगा तो वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी न होकर कौन सी हो जाएगी? सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाएगी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो या दो से अधिक लेंसों को संयोजित करके सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करोगे तो वो कौन सी हो जाएगी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब अपने जो इस टॉपिक में हम बात करेंगे वो केवल करने वाले हैं दो उत्तल लेंसों, दो उत्तल लेंसों को संयोजित करने से बनी, दो उत्तल लेंसों को संयोजित करने से बनी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि सूक्ष्मदर्शी काम किस लिए आती है? तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम में आती है। सूक्ष्म वस्तुओं को अगर आपको देखना है तो जो उपकरण प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है। अब देखो, जब आपके पास पहले से सरल सूक्ष्मदर्शी थी तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर केवल एक लेंस प्रयुक्त होता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो या दो से अधिक लेंस प्रयुक्त होते हैं।
तो हमने जैसे पीछे देखा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस जो प्रयुक्त होता है वो भी एक आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है, जिसको आप नॉर्मली आंखों से देख सकते हो। तो अगर आप ये सोचो कि एक लेंस की जगह दो या दो से ज्यादा लेंस हो, तो पहला लेंस छोटी सी वस्तु जो उसके सामने रखी होगी उसको आवर्धित करके बनाएगा, फिर दूसरे लेंस के लिए वो बिंब की भांति व्यवहार करेगा, वो उसको और ज्यादा आवर्धित करेगा, तीसरा और ज्यादा, जो चौथा है वो और ज्यादा। इस प्रकार से एक सूक्ष्म वस्तु के अनेक जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हर लेंस से जैसे जैसे बनेंगे तो वो आवर्धित होते जाएंगे, और आपको फाइनली जैसे आप 2 रख रहे हो लेंस, 3 रख रहे हो, 4 रख रहे हो, तो उनके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की तुलना में बहुत ज्यादा आवर्तित हो जाएगा, जिसको आप आंखों से आसानी से देख सकते हो। तो पहले चीज की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जरूरत है क्यों पड़ी? क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक से ज्यादा लेंस प्रयुक्त होते हैं जो सूक्ष्म वस्तु होती है उसके प्रतिबिंब को और ज्यादा आवर्धित कर सके, इसलिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अब देखो, बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट की। देखो, जैसे आपको स्क्रीन पर एक चित्र नजर आ रहा होगा, यह है फिजिकली संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यानी अगर आप इसको वास्तव में फिजिकली उपकरण के रूप में देखते हो तो यह होती है आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आप जो अपनी बुक में या डायग्राम देखते हो वो रे डायग्राम होता है, वो वास्तव में उपकरण नहीं है। वास्तव में जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है वो ऐसी नजर आती है भाई, लैब में मिल जाएगी आपको, या फिर जैसे इसके उपयोग पढ़ेंगे हम, उपयोग के आधार पर समझोगे कि आपको दूर ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहां कहां चाहिए। तो देखो, ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करके हम केवल 2 चीजों पर फोकस करेंगे कि यहां पर ये जो पोर्शन होता है, यहां पर एक लेंस लगा होता है, और जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे वो केवल 2 उत्तल लेंसों से बनी सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। 2 उत्तल लेंस, दोनों के दोनों कैसे हैं? उत्तल लेंस है। तो यहां पर एक लेंस लगा होता है, वो भी कौन सा होता है? उत्तल। और इसको यहां से ऊपर से देखा जाता है भाई, जब इसको उपकरण को प्रयुक्त करते हैं तो यहां से देखेंगे तो इसमें भी यहां पर ऊपर की तरफ एक लेंस लगा हुआ होता है, और वो लेंस भी कैसा होता है? उत्तल लेंस ही होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर 2 लेंस प्रयुक्त होते हैं, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। और उत्तल लेंस इसलिए प्रयुक्त करते हैं क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? अपनी 5 कंडीशन में वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसकी यह एक स्पेशल कंडीशन है कि उत्तल लेंस आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि हमें जो सूक्ष्मदर्शी चाहिए वो किस लिए चाहिए भाई? सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बने, तो बड़े प्रतिबिंब के लिए ये चाहिए, तो इसलिए बड़ा प्रतिबिंब बनाए, और साथ में कैसा होना चाहिए? आभासी वे सीधा होना चाहिए। सीधा होगा तभी तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और जिसको मस्तिष्क अपना सीधा करके पड़ेगा। तो यहां पर जो 2 उत्तल लेंस होते हैं, अब देखो इन दोनों उत्तल लेंसों को नाम दिया जाता है भाई। एक उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलोगे भाई? अभिदृश्यक लेंस। एक लेंस का तो नामकरण कर दिया अभिदृश्यक, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। एक दूसरा जो लेंस होता है इसका नामकरण करते हैं, इसको बोलते हैं नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस, यानी आप इसको बोलते हो आई पीस। क्या बोलोगे भाई? आई पीस। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त दोनों लेंसों का हमने नामकरण कर दिया है, जिनमें से एक अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस आई पीस होता है। अब बात यह आती है कि सर दोनों के दोनों उत्तल लेंस है, तो इनमें से अभिदृश्य कौन सा होगा और नेत्रिका कौन होगा? तो देखो, सबसे पहले इसको तो छोड़ो, इस पर आओ। नेत्रिका किससे मिलकर बनाया रे?
नेत्र से। किससे मिलकर बना है भाई? नेत्र से। तो जिस तरफ आंखें होगी, तो देखो इस उपकरण को जब प्रयुक्त करते हैं तो ऊपर से ऐसे देखते हैं। ऊपर से देखोगे, अगर कोई जैसे आंखों के चेक करवाने के लिए भी गया है डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास, तो उसके पास भी ये दूरदर्शी होती है। तो ध्यान से देखना, वो ऐसे ऊपर से देखता है इसको। तो आंखें जिस तरफ होगी, तो देखो आंखें इधर होगी, तो ये जो आंखों के पास वाला जो लेंस होता है इसको बोलते हैं नेत्रिका। क्या बोलोगे भाई? नेत्रिका। याद रह जाएगा ये, क्योंकि नेत्र की तरफ वाला लेंस नेत्रिका। दूसरा आता है अभिदृश्यक, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अभिदृश्यक जिस तरफ वस्तु होती है, अभिदृश्य किस लेंस को बोलोगे? जिस तरफ वस्तु होती है, और वस्तु कहां रखी जाएगी? यहां पर रखी जाएगी। इसको ऊपर नीचे एडजस्ट किया जाता है। यहां पर कुछ स्क्रू टाइप लगे होते हैं जिससे इसको ऊपर नीचे एडजस्ट किया जाता है, और यहां पर वस्तु रखी। तो वस्तु के पास वाला यहां पर प्रयुक्त जो लेंस है वो होगा, तो इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। तो देखो अभिदृश्यक लेंस कौन सा होगा? अभिदृश्यक लेंस वस्तु की ओर स्थित, वस्तु की ओर स्थित जो लेंस होगा वो आपका कहलाता है भाई अभिदृश्यक लेंस। और दूसरा होता है नेत्रिका। तो नेत्रिका को याद रखोगे, नेत्र, नेत्र का मतलब आंखों की ओर जो होगा, आंखों की ओर जो लेंस होगा वो कहलाता है नेत्रिका। अब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्या अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका दोनों समान आकार के होते हैं? क्या अलग अलग आकार के होते हैं? एक चीज सोच के बताओ, अगर दोनों समान ही आकार के होते तो फिर एक लेंस से ही काम चला लेते। दो लेंसों को प्रयुक्त ही क्यों किया? क्योंकि समान आकार का लेंस होगा, समान फोकस दूरी का होगा, तो वो आवर्धन ही उतना ही करेगा, जितना पहला लेंस करेगा उतना ही दूसरा करेगा, तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब दोनों जो लेंस है इनके आकार में भिन्नता होती है। आकार में क्या होती है भाई? भिन्नता होती है। तो अब ये जो आकार में भिन्नता होती है ये क्या होती है? तो मैं एक नोट पॉइंट लगा के लिख रहा हूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य का आकार, अभिदृश्य का आकार नेत्रिका की तुलना में, नेत्रिका की तुलना में छोटा होता है भाई। कैसा होता है? छोटा होता है। यह चीज आपको मेनली ध्यान रखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो दोनों लेंस प्रयुक्त होते हैं, एक तो अभिदृश्यक लेंस होगा और एक नेत्रिका लेंस होता है। तो जो अभिदृश्यक लेंस होता है उसका आकार छोटा होता है और नेत्रिका का आकार बड़ा होता है। अगर अभिदृश्यक का आकार छोटा होता है तो इसकी फोकस दूरी भी कम होगी, फोकस दूरी कम होगी। और नेत्रिका का आकार बड़ा होता है, इसके कारण इसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो यह क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बन सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त अभिदृश्यक और नेत्रिका होते हैं इनमें फोकस दूरियां किस प्रकार की होती है? तो अभिदृश्य की फोकस दूरी कम होती है और नेत्रिका की फोकस दूरी ज्यादा होती है। या आकार के हिसाब से बात करें तो अभिदृश्य का आकार छोटा होता है और नेत्रिका का आकार बड़ा होता है। अब आपके माइंड में यहां पर एक क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि अभिदृश्य को छोटा क्यों लिया और नेत्रिका को बड़ा क्यों लिया? तो देखो अभिदृश्य जो होता है वो किस ओर होता है? वो होता है वस्तु की ओर। और वस्तु हमारे पास क्या है? बिल्कुल छोटी वस्तु है। तो छोटी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों के ऑब्जर्वेशन के लिए कि उनमें आसानी से उनको कलेक्ट करके उनका अपवर्तन हो सके, तो उसके लिए हमें कैसा लेना पड़ेगा? छोटे द्वारक का। अगर मान लो आपने बहुत बड़े द्वारक का ले लिया तो छोटी सी वस्तु से जितना प्रकाश आएगा उस बड़े वाले पर क्या फर्क पड़ेगा? वही बात है कि जैसे हाथी के ऊपर अगर मच्छर बैठ जाए तो उस हाथी के क्या फर्क पड़ने वाला है कि उसके ऊपर कौन बैठा है?
तो सेम कंडीशन है कि सूक्ष्म वस्तु से आने वाला प्रकाश है वो आराम से प्रेक्षित हो सके, उससे का अपवर्तन आसानी से हो सके, उसके लिए जो अभिदृश्य है उसका आकार कैसा लिया जाता है, छोटा, और उससे आने वाले जो प्रकाश है जिससे प्रतिबिंब निर्माण होगा उसका आवर्धन और ज्यादा कर सके, इसलिए नेत्रिका को कैसे लेते हैं, बड़ा लेते हैं। तो यहां तक आपके कंप्लीट हो गया है कि अभिदृश्यक और नेत्रिका दो लेंस होते हैं जहां अभिदृश्यक का आकार छोटा रखा जाता है और नेत्रिका का आकार बड़ा रखा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत की। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या कहता है, यह लगभग सिमिलर है सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से। देखो हमेशा कोई भी जो लेंस होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अगर प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं ना, तो एक चीज आपने देखी होगी कि जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आती है, या आप दर्पण में भी बात करते हो ना, तो जैसे जैसे वस्तु दर्पण या लेंस के पास आती है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता जाता है। यह चीज आपने ऑब्जर्व की होगी। यहां पर अपने पास जो लेंस काम में आ रहा है वो आ रहा है उत्तल लेंस। तो देखो मैंने डिटेल में पिछले वाले वीडियो में बताया है कि ये उत्तल लेंस ही क्यों यूज करते हैं, तो आप पिछले में जाके देख सकते हो। उत्तल लेंस से हमें चाहिए आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब। हमें फाइनली किसी भी सूक्ष्म वस्तु का कैसा प्रतिबिंब चाहिए, आभासी, सीधा व बड़ा। अब अपने पास यहां पर प्रतिबिंब निर्माण करने वाले हैं दो लेंस। कितने लेंस है भाई, दो लेंस है। अब देखो दो लेंस में से पहले वाला अभिदृश्यक है वो छोटा होता है और दूसरे वाला जो नेत्रिका होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो अभी हम रफली ये देख रहे हैं कि ये सिद्धांत क्या है, किरण आरेख के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो इसका सिद्धांत क्या कहता है कि जो पहले वाला लेंस है जिसको आप अभिदृश्यक बोलते हो और दूसरे वाला लेंस है नेत्रिका, इसका प्रकाशीय केंद्र O मान लेता हूं और इसका प्रकाशीय केंद्र E है। इस अभिदृश्य के सामने आपको जो सूक्ष्म वस्तु है वो रखनी है इसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब आप ये कहोगे कि यहां पर ही क्यों रखनी है, देखो आपको पता है शीतक रखोगे तो उसके समान आकार की वस्तु प्राप्त होगी, तो फिर तो लेंस का औचित्य ही क्या हुआ, डायरेक्ट ही तो देख सकते हो। भाई हमें वस्तु को कैसी देखनी है, बड़ा करके देखना है, तो शीतक तो कोई चांस है ही नहीं बड़ा करने का। अब सी के बाद आओगे तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। तो देखो एफ पर रखोगे तो कहां दिखाई देगी, अनंत पर, तो आपको दूसरे वाले लेंस को अनंत पर रखने जाओगे क्या, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आप कहोगे कि सर एफ और ओ के बीच में रख दो जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में रखा था, तो यहां पर आभासी, सीधा, बड़ा, डायरेक्ट। अरे तो फिर इस लेंस का मतलब भी क्या हुआ, क्योंकि वो तो प्रतिबिंब सामने ही बन जाएगा, प्रतिबिंब सामने बन जाएगा तो फिर इस लेंस का तो कोई मतलब नहीं, वो क्या बन गई, सरल सूक्ष्मदर्शी बन गई फिर वापस। तो आपको वस्तु को रखना है फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में, ताकि इसका प्रतिबिंब कहां बन जाए, दूसरी साइड में जो प्रतिबिंब बने जो इस नेत्रिका के लिए किसका काम कर ले, बिंब का काम कर ले, ऐसी जगह रखना है। देखो अगर आपने F और 2F के बीच में रखा है तो पहली बात तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा वे वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा वे बड़ा। अब ये प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये इस नेत्रिका के लिए किसका काम कर देगा, आभासी बिंब की भांति व्यवहार करेगा और नेत्रिका फिर इसके फाइनल इमेज बना देगी कहीं यहां पे, जो हम आगे किरण आरेख में डिस्कस करेंगे। तो देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या कहता है कि आप किसी भी सूक्ष्म वस्तु को कहां रखोगे, अभिदृश्य के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे, तो अभिदृश्य इसका वास्तविक, उल्टा वे बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और जो नेत्रिका के लिए किसका काम करेगा, आभासी बिंब की भांति व्यवहार करता है। अब देखो आपने एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये जो दोनों लेंस होते हैं ये एक बेलनाकार नलिका पर एडजस्ट होते हैं। बेलनाकार नलिका पर
एडजस्ट होते हैं और इस बेलनाकार नलिका पर ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनको आप आगे पीछे खिसका सकते हो। जब आप फिजिकली इसके उपकरण को देखोगे तो आप उसमें देख सकते हो कि इनको आगे पीछे आप आसानी से खिसका सकते हो। तो अब नेत्रिका इसका क्या बनाएगी? फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब। और अंतिम प्रतिबिंब आपको कैसा चाहिए? आभासी, सीधा व बड़ा। और आभासी, सीधा व बड़ा उत्तल लेंस एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनाता है, जब बिंब हो वो उसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। तो आपको इस नेत्रिका को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ये वाला प्रतिबिंब जो इसके लिए बिंब की भांति व्यवहार करेगा वो इसके प्रकाशीय केंद्र और इसके फोकस के बीच में आ जाए, ताकि ये इसका आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब निर्मित कर दे। और यही हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। अब देखो इस सिद्धांत के आधार पर कि किस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रतिबिंब निर्माण होता है। देखो ये जो लेंस दिखाया गया है आपको, ये है वही आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब अभिदृश्यक लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? अभिदृश्यक लेंस, जिसका प्रकाशीय केंद्र लिख रखा है हमने O। अब देखो इसका मान लेते हैं फोकस बिंदु यहां पर है, F' मान लेता हूं, और यहां पर इसका वक्रता केंद्र है 2FO'। देखो अभिदृश्य के लिए मैंने इनको किससे लिख दिया? O से, और नेत्रिका के लिए इनको E से लिखेंगे। जितनी दूरी पर इधर है उतनी ही दूरी पर इधर भी फोकस होगा, क्योंकि लेंस में आपको पता हो तो दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब देखो यहां पर आपने रखा है सूक्ष्म वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यह आपका हो गया ऑब्जेक्ट, वस्तु हो गई भाई। मान लेते हैं ये वस्तु है, वो है ए बी। वस्तु को नाम दे देते हैं हम ए और बी। ए बी आपकी एक वस्तु है जिसको आपने अभिदृश्य के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया है। अब देखो इससे प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी? फोकस से। दूसरा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी की सीधी चली जाएगी, तो ये कहीं यहां पर आके इंटरसेक्ट कर रही है। तो अभिदृश्यक द्वारा सूक्ष्म वस्तु AB का प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर A', B'। तो A', B' जो प्रतिबिंब है इस वस्तु के सापेक्ष कैसा है भाई? अगर वस्तु के सापेक्ष देखा जाए, वस्तु के सापेक्ष, तो A', B' जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, उल्टा है, वे वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। यह आपका अभिदृश्य का काम खत्म हुआ भाई। अब यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आगे कौन स्थित है? नेत्रिका, आई पीस, नेत्रिका। तो देखो मैं नेत्रिका को यहां पर शो कर रहा हूं अलग कलर से। यह आपकी नेत्रिका है। डायग्राम देख के लग रहा होगा आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। इसका जो प्रकाशीय केंद्र है उसको हम डिनोट कर देते हैं ई से, स्मॉल ई ले लेते हैं ये, ठीक है। अब देखो ये जो A', B' हैं जो अभिदृश्यक ने प्रतिबिंब निर्मित किया है, ये इस नेत्रिका के लिए किसका काम करेगा? आभासी बिंब का काम करेगा। किसका काम करेगा भाई? आभासी बिंब की भांति व्यवहार करेगा। अब देखो हमने ये पीछे एक सिद्धांत में बात कही है कि हमें जो फाइनल इमेज चाहिए, अंतिम प्रतिबिंब चाहिए, वो हमेशा कैसा चाहिए? आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा। और लेंस के लिए ये एक ही कंडीशन है उत्तल लेंस के लिए कि आभासी, सीधा व बड़ा तभी बना सकती है जब बिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में स्थित हो। तो इसके लिए आप इसको आगे पीछे खिसका सकते हो, क्योंकि एक बेलनाकार नलिका पर होती है जिसको आप आगे पीछे खिसका सकते हो। अब देखो ये जो
प्रतिबिंब था ए डैश बी डैश, जो अभिदृश्य के द्वारा तो प्रतिबिंब निर्मित हुआ था, लेकिन अब नेत्रिका के लिए किसका काम कर रहा है? ये आभासी बिंब का। तो इसके लिए ये बिंब कहां हो गया भाई? इसके फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो देखो, इससे प्रतिबिंब निर्माण करोगे तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी भाई? इसके फोकस बिंदु से, एफ ई डैश। दूसरा नियम, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली सीधी की सीधी निकल जाएगी। और इधर अगर आप अपनी आईज को रख के इस प्रतिबिंब को देखोगे तो ये प्रकाश की किरणें आपको पीछे कहीं कटती हुई नजर आएगी। अगर इनको पीछे मिलाते हैं तो ये कहीं यहां पे कटती हुई नजर आएगी, और ये हो जाएगा आपका अंतिम प्रतिबिंब, जिसको मैं लिख देता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश। ये क्या है भाई? आपका अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब। जो अंतिम प्रतिबिंब है उसका निर्माण कौन कर रहा है? देखो, एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो फाइनल इमेज बनेगी, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या अभिदृश्यक बना रहा है या नेत्रिका बना रहा है? तो यह ध्यान रखना है कि अंतिम प्रतिबिंब आपको कौन देगा? नेत्रिका देगी। और अंतिम प्रतिबिंब देखो कैसा है? आभासी है। इसकी कंपैरिजन में आंखों से इधर देखोगे तो कैसा दिख रहा है आपको? सीधा दिखाई देगा और वस्तु से काफी बड़ा दिखाई देगा। अब देखो, कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहां पे याद रखना है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो वस्तु की तुलना में कैसा है? अगर वस्तु के सापेक्ष आपसे पूछा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो इस वस्तु के सापेक्ष कैसा है भाई? ये देखो, है तो आभासी, लेकिन इसके सापेक्ष देखा जाए तो ये सीधा नहीं होके कैसा है? उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है भाई। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपनी सूक्ष्म वस्तु थी उसके सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो है तो आभासी, लेकिन इसकी तुलना में देखा जाए, इसके सापेक्ष देखा जाए तो ये कैसा है भाई? उल्टा है और वस्तु से बड़ा। लेकिन इसके कंपैरिजन में, यानी मध्य वाले प्रतिबिंब या इसके लिए जो बिंब की बात व्यवहार कर रहा है, उसके सापेक्ष देखा जाए तो इसके सापेक्ष ये कैसा है? आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। यह आपको पॉइंट ध्यान रखना है। देखो, ये ऐसे है तो ऐसे ही ये हो जाएगा। यह आपके किरण आरेख हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। क्लियर है भाई यहां तक? अब देखो, किरण आरेख बनने के बाद तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है कोणीय आवर्धन क्षमता। तो अब हम ज्ञात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता। देखो भाई, कोणीय आवर्धन क्षमता, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त लेंस थे, उन्होंने जो सूक्ष्म वस्तु थी उसको कितने गुना आवर्धित कर दिया है, इसी को क्या बोलेंगे? कोणीय आवर्धन क्षमता। देखो, कोणीय आवर्धन क्षमता होती है m बराबर बीटा अपॉन एल्फा, m बराबर बीटा अपॉन एल्फा, जहां जो बीटा होता है ये होता है भाई आपके प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। यानी प्रतिबिंब आंख पर कितना एंगल बनाता है, और जो एल्फा होता है ये होता है भाई आपके बिंब द्वारा, वस्तु द्वारा, बिंब का मतलब क्या कहोगे? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ये दर्शन कोण, देखो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो एल्फा है ये मैक्सिमम होने के लिए हमेशा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखना होता है। तो जब
बिंब कहां स्थित हो? जब बिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। यह चीज आपको ध्यान में रखना है भाई। एल्फा आपको उस कंडीशन वाला लेना है जब जो बिंब है वो कहां स्थित हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। तो यह होता है आपका m बराबर बीटा अपॉन एल्फा, जिसको क्या बोलोगे? कोणीय आवर्धन क्षमता। तो देखो, ज्ञात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो देखो, m बराबर हो जाएगा आपके बीटा अपॉन एल्फा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानूं। तो फर्स्टली आपको क्या चाहिए भाई? बीटा चाहिए और क्या चाहिए? एल्फा। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करते हैं वो हम करते हैं बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जिसको आप क्या लिखते हो? अभी पीछे लिखा है हमने एल्फा। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण यानी एल्फा। क्योंकि एम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? बीटा और एल्फा दोनों चाहिए। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? एल्फा। देखो, एल्फा की कंडीशन आपने जस्ट अभी लिखी है कि बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब बिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? d बराबर 25 सेंटीमीटर। सबको पता है d बराबर 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो अपना जैसे पीछे हमने बिंब ले रखा है ए बी, तो ए बी आपका बिंब है, उसको रख दो आप कितने डिस्टेंस पर? d डिस्टेंस पर। तो इसका टॉप यहां से अगर आप देखोगे तो एक एंगल बनाता हुआ नजर आएगा और इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एल्फा। बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, इसे क्या बोलते हैं? एल्फा। अब देखो, अगर मैं यहां से एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेता हूं tan एल्फा, तो tan एल्फा बराबर क्या होता है भाई? लाल बटा कक्का वाले सूत्र से लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan एल्फा बराबर लंब कितना है? ए बी, आधार कितना है? डी। तो tan एल्फा आपके पास कितना आ गया भाई? ए बी अपॉन डी। अब आपको पता है वस्तु बहुत सूक्ष्म है, तो जो एंगल बनेगा वो भी बहुत ही छोटा बनेगा। एल्फा यदि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है यानी अति अल्प है, तो आप जानते होंगे कि tan एल्फा को नियरली किसके इक्वल मान सकते हो? एल्फा के इक्वल मान सकते हो। तो एल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई? ए बी अपॉन डी। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई आपके पास? ए बी अपॉन डी आ चुकी है। एल्फा की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है आपको? बीटा की वैल्यू अगर अपने पास आ जाए तो इसका मतलब है अपने आवर्धन क्षमता का जुगाड़ हो जाएगा भाई। एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा अब निकाल सकते हो। अब बात यह आती है कि बीटा कहां से लाए? तो बीटा लाते हैं हम किरण आरेख से। कहां से लेकर आते हैं भाई? किरण आरेख से। देखो भाई, बीटा कौन सा कोण होगा? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो एंगल होगा कौन सा। देखो, आंख कहां है भाई? ये रही। इससे आप प्रतिबिंब को देख रहे हो तो मुख्य अक्ष के साथ एक एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? इसी एंगल को क्या बोलोगे? बीटा। मुख्य अक्ष के साथ प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना जो दर्शन कोण है उसी को क्या बोलोगे आप? बीटा।
तो देखो ध्यान से, किरण आरेख में बीटा कौन सा होगा, तो ये जो एंगल है वो आपका क्या होगा भाई, बीटा। आंख से देखने पर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसी को क्या कहोगे, बीटा। अब देखो, ये हमने ए बी माना था वस्तु को, यहां पर जो प्रतिबिंब निर्माण हुआ था इसको हमने ए डैश बी डैश माना था, और जो अंतिम फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है इसको हमने नाम दिया था ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखो हमें निकालना है बीटा, तो देखो आपके पास दो तरीके, एक तो ए डबल डैश बी डबल डैश और ई, यहां पर हमने लिया था ई, ये पूरा ट्रायंगल ले लो, और दूसरा यही एंगल आप इस एक ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो। तो ताकि ए डैश बी डैश वाला इस फॉर्म से निकाले, क्योंकि ये ए बी का पहला प्रतिबिंब है जो आगे काम में आएगा। ए डबल डैश बी डबल डैश इसलिए नहीं लेते हैं कि पहली बात तो ये कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है, ये एक डिस्टेंस फिक्स है, इसलिए बीटा को छोटे वाले ट्रायंगल से निकालना है। देखो भाई क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं, अगर आप लेते हो टेन बीटा तो वही फॉर्मूला लंब बटा आधार। लंब कितना है भाई, अगर छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं मैं तो टेन बीटा बराबर लंब हो गया ए डैश बी डैश और आधार हो गया ए डैश ई। अब देखो बहुत सूक्ष्म वस्तु का इसने थोड़ा सा आवर्धित किया है, तो लेकिन इसके आकार की तुलना में तो ये फिर भी छोटा है। तो यदि बीटा अति अल्प हो, यदि बीटा अति अल्प हो, बहुत छोटा है, तो भाई सेम तरीका टेन बीटा को क्या मान लेते हैं, बीटा। साइन और बीटा के पास है ना ये एक स्पेशल शक्ति होती है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो एंगल की वैल्यू उसी के बराबर हो जाती है, लेकिन कोस में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, आप जानते होंगे। तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। चलो भाई बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। एल्फा पीछे निकाल लिया, बीटा आप निकाल चुके हो, इसका मतलब यह हुआ कि भाई एम के आने के चांस बन गए हैं आपके पास। एल्फा ये था और बीटा जस्ट अभी निकाला है, क्या आ गया है भाई, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। तो देखो मैं इसमें लिख रहा हूं साथ में कि बीटा क्या आ गया आपके पास, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, ये आ गया भाई आपके पास बीटा। इन दोनों का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में। चलो रखते हैं, देखो एल्फा क्या है, एल्फा है ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन डी, और बीटा क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। इन दोनों का मान रखना है एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा में, तो रख दो भाई। एम बराबर बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, एल्फा की वैल्यू यहां रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी अपॉन ए बी। अब देखो क्या मैं इसको थोड़े से तरीके से लिखूं तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी अलग ले लूं और इसको इसके नीचे भेज दूं डी अपॉन ए डैश ई, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो वापस चलते हैं अपने डायग्राम में। क्या आपके पास ए डैश बी डैश की वैल्यू का कोई जुगाड़ है क्या? तो भाई हां जुगाड़ है अपने पास। क्या है देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ए बी ओ, ये ओ है, और ट्रायंगल की बात करूं मैं, जैसे अलग कलर से शो कर रहा हूं मैं इसको, देखो एक तो हो गया आपके पास ट्रायंगल ए बी ओ, और दूसरे वाला ट्रायंगल देखो ये था आपका ए डैश बी डैश
और अगर मैं इसको यहां से देखूं तो यहां पर एक ट्रायंगल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो एक ट्रायंगल तो हो गया ए डैश बी डैश ए बी ओ, और दूसरा ए डैश बी डैश ओ। ये दो ट्रायंगल हैं। क्या इनको मैं समरूप सिद्ध कर सकता हूं क्या? तो समरूप सिद्ध कर सकते हो भाई। ये एंगल इसके बराबर शीर्षाभिमुख कोण, ये 90, ये 90, तो तीसरे वाला तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज है। कैसे हैं? समरूप। और समरूप की एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज की भुजा लूं ए डैश बी डैश, तो इसके संगत इस त्रिभुज की भुजा कौन सी हो जाएगी? ए बी। और अगर इस त्रिभुज की मैं भुजा लूं ए डैश ओ, तो इस त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी भाई? इसके संगत ए ओ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। यानी आप ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह क्या लिख सकते हो? ए डैश ओ अपॉन ए ओ लिख सकते हो। तो चलो लिखते हैं। अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड में आया हुआ है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और पीछे हमने अभी देखा है कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह आप ए डैश ओ अपॉन ए ओ लिख सकते हो, और साथ में डी अपॉन ए डैश ई तो है ही। अब देखो इस फॉर्मूले में ए डैश ओ क्या है, ए ओ क्या है, डी क्या है, ए डैश ई क्या है? तो देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से सबसे पहले देखते हैं ए डैश ओ, फिर बात करेंगे ए ओ की, फिर डी, और फिर ए डैश ई। देखो सब चीजें क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ए डैश ओ। तो आ जाओ भाई अपने डायग्राम में, ये रहा। देखो मिटा देता हूं एक बार के लिए मैं सभी को, फिर वापस देखेंगे। ये अपना था ए डैश, ये था बी डैश, ठीक है। ये था अपना ए, ये था बी, ये ओ इसका प्रकाशीय केंद्र था। देखो पहली चीज हमें देखनी है ए डैश ओ क्या है। देखो प्रकाशीय केंद्र से ये बन रहा है प्रतिबिंब। भाई ए डैश बी डैश अभिदृश्य का क्या है? प्रतिबिंबी तो है। तो ओ से अगर मैं ये मेजर करूं तो ये क्या हो गई? वीओ। वीओ का मतलब क्या हो गया? अभिदृश्य के लिए, अभिदृश्य के लिए प्रतिबिंब दूरी। वीओ, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, अभिदृश्य के लिए क्या आ गई है? प्रतिबिंब दूरी आ गई। पहली चीज समझ में। ए डैश ओ क्या है? ए डैश ओ है वीओ, अभिदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब दूरी। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो चिन्ह परिपाटी लगाओ। आपतित प्रकाश की दिशा इधर है, आप मेजर करते हुए ओ से इधर ही जाओगे, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगी भाई? पॉजिटिव। क्या हो जाएगी? ए डैश ओ पॉजिटिव वीओ। चलो लिखते हैं। पहली चीज आपके पास आ गई है, ए डैश ओ क्या होगा? प्लस का वीओ। चलो ठीक है। सेकंड बात करते हैं ए ओ की। देखो ए ओ क्या है? ए ओ अगर आपको दिख रहा है तो ए से लेकर ओ तक ये वस्तु हो गई, ये इसका प्रकाशीय केंद्र, तो ये क्या है भाई? यूओ, यानी अभिदृश्य के लिए बिंब दूरी। अभिदृश्य के लिए क्या है? बिंब दूरी। अब बात आती है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो देखो आपतित प्रकाश की दिशा इधर है, आप हमेशा प्रकाश के केंद्र से मेजर करते हुए इधर जाओगे, तो इस डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ए ओ क्या हो गया? माइनस का यूओ हो गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ए ओ आपके पास क्या आ गया है भाई? ए ओ, ए ओ आपके पास आ गया है माइनस का यूओ।
चलो ठीक है। तीसरा अपना था डी। तो देखो डी कहां से आया था अपने पास, एल्फा वाले से। देखो आपतित प्रकाश वस्तु से इधर आएगा, डी आप मेजर करते हुए इधर जाओगे, तो अपोजिट है, इसका मतलब डी क्या होगा, माइनस का डी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी से डी क्या हो जाएगा, माइनस का डी। ये लो भाई माइनस का डी। अब बचा ए डैश ई, निकालते हैं ए डैश ई। देखो भाई ए डैश ई कहां है, ये था ई, ये ए डैश। देखो ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए किसका काम कर रहा था, बिंब का काम कर रहा था। तो बिंब से लेकर प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, बिंब दूरी। लेकिन किसके लिए, नेत्रिका के लिए। तो इसको किससे डिनोट करोगे, यू ई से। किससे डिनोट करोगे भाई, यू ई से। अब देखो नेत्रिका के लिए यूई को मेजर करते हुए आप प्रकाशीय केंद्र से इधर जाओगे, आपतित प्रकाश की दिशा इस तरफ है। तो इसका मतलब ए डैश ई जो यूई है वो कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव। तो देखो वैल्यू रखते हैं, ए डैश ई आपके पास क्या आ गया है भाई, माइनस का यू ई। सारी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो एम बराबर आ गया वीओ अपॉन माइनस यूओ माइनस डी अपॉन माइनस यू। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एम बराबर आ गया माइनस वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन यू ई। और यही फॉर्मूला है जो किसका फॉर्मूला है भाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का। किसका फॉर्मूला है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एम बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन यू ई। तो देखो मैं एक नए पेज पर इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं। मैं आपके पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या है, एम बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन यू ई। यह फॉर्मूला किसका है भाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का। अगर आप इसको मोड फॉर्म में लो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डी अपॉन यू ई। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, आपने लेंस का आवर्धन पढ़ा होगा रे, जिसमें फॉर्मूला आता है वीओ अपॉन यूओ। क्या आता है, वीओ अपॉन यूओ। देखो एक फॉर्मूला आवर्धन का पढ़ा होगा, एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। ये पढ़ा है क्या फॉर्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन होता है, और उसको v अपॉन यू के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखते हैं, v अपॉन यू। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव का v है और ऑब्जेक्टिव का u है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पोर्शन को क्या लिख सकता हूं, ये था आपके vo अपॉन यूओ डी अपॉन यू। तो मैं इस पोर्शन को क्या लिख सकता हूं, क्या अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता लिख सकता हूं रे, अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता। क्योंकि ये ओनली किसके लिए है भाई, अभिदृश्य का ही तो v है और अभिदृश्य का ही u है। और आपको पता है आवर्धन का सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर v अपॉन u। ये आपने पढ़ा होगा लेंस में, अगर पढ़ा है तो ही समझ में आएगा भाई। तो v अपॉन यू को क्या लिख सकता हूं मैं, अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता यानी mo लिख देता हूं। बचा डी अपॉन यूई। तो ये अगर किसी ने पीछे वाला वीडियो देखा है तो ही समझ में आएगा, ये होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता डी अपॉन यूई यहां पर किसके लिए काम आएगा, तो अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका। तो यहां पर नेत्रिका किसका काम कर रही है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी मान सकते हो। तो यह बन गई आपके नेत्रिका की आवर्धन क्षमता, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। और इसको डिनोट करोगे एम ई से,
तो एक रिजल्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है m बराबर mo इंटू एम ई। इसका मतलब क्या है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के तुल्य होते हैं। तो आपको दो फॉर्मूले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए याद रखना है। एक तो m बराबर वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू, मोड फॉर्म में लो तो, और दूसरा m बराबर mo इंटू एम ई, अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेष स्थितियों की। देखो विशेष स्थितियां, पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, d बराबर 25 सेंटीमीटर। अब बात है अंतिम प्रतिबिंब की, तो अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है भाई, नेत्रिका। कौन बनाएगा, नेत्रिका। तो नेत्रिका के लिए यूज करो लेंस सूत्र। नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से देखो 1/f(e) नेत्रिका के लिए 1/ve माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। नेत्रिका के लिए e यूज कर लिया। अब देखो यहां नेत्रिका उत्तल लेंस है तो fe तो प्लस का fe रहेगा। ve कंडीशन खुद कह रही है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लेकिन प्लस होगा या माइनस, तो ये आप डायग्राम देखोगे तो पता चलेगा कि प्रतिबिंब सामने बन रहा है। आपतित प्रकाश की दिशा ये है और आप मेजरमेंट करते हुए इधर जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेत्रिका के लिए ये क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। तो VE क्या हो जाएगा, माइनस का D। ये ध्यान रखना है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर VE D। और UE तो आप जानते ही हो बेचारा हमेशा ही क्या होता है, माइनस में ही रहता है। ये तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो 1/fe बराबर माइनस 1/d प्लस 1/ue हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का। अब देखो इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं d से, तो ये बन जाएगा d/fe, ये बन गया -1 प्लस ये बन गया d/ue। तो d/ue बराबर आ गया 1 प्लस d/fe। और आपने अभी m का फॉर्मूला पढ़ा था -VO/UO d/UE, यही था भाई। अभी हमने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पढ़ा, तो d/UE की जगह क्या लिख सकते हो आप, m बराबर -VO/UO 1 प्लस d/fe लिख सकते हो। लेकिन ओनली कौन सी कंडीशन के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप सीधा भी लिख सकते हो d/UE इस कंडीशन के लिए 1 प्लस d/f आता है, और यहां नेत्रिका है तो fe यूज कर सकते हो। यह हो गई पहली कंडीशन। सेकंड बात करते हैं जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रही हो। तो देखो नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र यूज करना है, 1/fe इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, यह हमेशा पॉजिटिव ही होगी उत्तल लेंस की। यह अनंत दे रहा है तो -1/इनफाइनाइट, और यह नेगेटिव होती है हमेशा, तो माइनस माइनस प्लस 1/ue हो जाएगा। पूरे को अगर मैं d से मल्टीप्लाई करूं तो d/UE बराबर क्या आ जाएगा भाई, d/fe। इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला था m बराबर -VO/UO d/UE, तो d/UE की जगह क्या लिख सकते हो आप, -VO/UO तो है जैसे, और d/UE की जगह क्या आ जाएगा, d/fe। ये कंडीशन कब के लिए एप्लीकेबल है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। ये दो स्थितियां हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, किसी छोटी वस्तु का आवर्धन अधिक हो, इसके लिए आपको क्या करना है, और किसके लिए? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, कि अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आप चाहते हो कि छोटी वस्तु का आवर्धन ज्यादा से ज्यादा हो, तो आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहली चीज, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। देखो, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम क्यों होनी चाहिए? फोकस जितना कम होगा, देखो फोकस और वक्रता के अंदर, फोकस कम होगा तो वक्रता के अंदर भी पास आएगा, इसका मतलब इसके बीच में वस्तु को रखोगे तो वो भी लेंस के पास रहेगी। और आपको पता है कोई भी वस्तु लेंस के पास जितना होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा आवर्धित आता है। इसी तरीके से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम होनी चाहिए, ताकि जो अभिदृश्यक जो प्रतिबिंब बनाए वो उस लेंस के ज्यादा पास रहे, ताकि फिर जितना पास उतना ही ज्यादा आवर्धन। यह चीज ध्यान रखो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु जितनी दर्पण या लेंस के पास होती है उसका आकार उतना ही बड़ा बनता है। अब देखो तीसरा पॉइंट, देखो कि आवर्धन बढ़ाने के लिए आप और क्या कर सकते हो। लेंस के प्रतिबिंब की दूरी V0 या VO अधिक होनी चाहिए। इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के अनुसार वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के फोकस के समीप रखना चाहिए, अर्थात UO का मान कम होना चाहिए। देखो ये जैसे आपका अभिदृश्यक है, यहां पर C है, यहां पर F है, आप वस्तु को रखते हो C और F के बीच में। अब देखो C और F के बीच में भी दो कंडीशन बन सकती है, कि आप C के पास रखते हो या F के पास। तो अगर F की तरफ ज्यादा रखोगे तो इस तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी थोड़ा आगे बनेगा और वो नेत्रिका के नजदीक चला जाएगा, जिसके कारण आवर्धन और ज्यादा हो जाएगा। चौथा पॉइंट, अभिदृश्यक लेंस का जो द्वारक और अभिनेत्र लेंस का द्वारक बड़ा होना चाहिए और अभिदृश्य का कैसा होना चाहिए, छोटा। तो ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है, क्यों होना चाहिए ये आप पहले देख सकते हो। अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयोग। तो देखो सिंपल से यूजेज है, कुल मिला के सबका रिजल्टेंट बात यह है कि अगर कहीं पे भी सूक्ष्म वस्तु को देखना है, छोटी वस्तुओं को, छोटी संरचनाओं को अच्छे तरीके से देखना है, तो वहां पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यूज होती है। जैसे इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में, फिर कोशिकाओं की पतली काट की बारीकी देखने में, लेबोरेटरी में रोगियों के रक्त, मल तथा कफ को जांचने के लिए किया जाता है, कोशिकाओं उद्योगों के अध्ययन के लिए, और वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग तालाब के पानी में प्रोटोजोन्स को देखने के लिए भी किया जाता है। सिंपल से उपयोग है, आप पढ़ लेना इनको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित है क्वेश्चंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले तो ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है, देखो लंबाई को समझते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली स्थिति में, देखो नलिका की लंबाई कहो चाहे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहो, एक ही बात है। नलिका की लंबाई होती क्या है, तो इसको हम देखते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखो सूक्ष्मदर्शी या फिर नलिका की लंबाई क्या होगी, सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसे ही क्या बोलोगे, नलिका की लंबाई, या फिर क्या कह सकते हो, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। देखो अगर मैं इस केस में बात करूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, VO, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, UE। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल नलिका की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे VO प्लस UE। तो यही क्या हो जाएगी इसके लिए, नलिका की लंबाई। तो देखो पहली स्थिति जो है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो नलिका की लंबाई होती है L बराबर VO प्लस UE। यह आपको एक एडिशनल चीज ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से सेकंड केस में देखो, अभी आपने लिखा नलिका की लंबाई होती है L बराबर VO प्लस UE। अब देखो इस केस में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो UE किसके बराबर हो जाएगा,
एफ ई के बराबर, डी से डी कैंसिल, तो यू ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई। तो नलिका की लंबाई क्या बन जाएगी, एल बराबर वीओ प्लस एफ ई। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी एल बराबर आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो। तथा साधारण आंख, अब देखो एक चीज ध्यान रखना भाई, साधारण आंख कब होती है, साधारण आंख कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो तनाव मुक्त आंख, क्या कह सकते हो, और तनाव मुक्त आंख। और एक होती है तनावग्रस्त आंख, तनावग्रस्त आंख। देखो, जब प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब आंखें किसमें होती है, तनावग्रस्त। आप हमेशा कभी भी देखना, किसी भी वस्तु को जितना पास लाके गौर से ऐसे देखोगे ना, आपकी थोड़ी देर में आंखें दर्द होने लग जाएगी, इसको बोलोगे तनावग्रस्त। एक बिल्कुल अगर दूर स्थित कोई भी वस्तु है, आप जैसे बादलों को देखते हो, कभी आंखों पर ऐसे लोड फील हुआ क्या, कभी नहीं, उसको बोलोगे साधारण आंख या तनाव मुक्त आंख। तो जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, तो इसे बोलेंगे कि आंखें नॉर्मल है और तनाव मुक्त है। के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, यानी m बराबर आपको कितना दे रखा है, 25। प्लस माइनस से अपने को कोई यहां मतलब रहे नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सारे ही पॉजिटिव हैं। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी यानी एफ ई, नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी दे रखी है भाई, 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी होगी, यानी क्या पूछा जा रहा है, यूओ आपसे पूछा जा रहा है। देखो भाई, आपके पास आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का अपने पास फॉर्मूला है m बराबर वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन यूई। और जब साधारण आंख की कंडीशन आ जाए, यानी इनफाइनाइट वाली कंडीशन आ जाए, तो ये होता है वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई। यही फॉर्मूला होता है अपने पास। हमारे पास क्या क्या है भाई, अपने पास यूओ तो ज्ञात करना है, डी आप जानते ही हो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। एफ ये आपके पास है, आपके पास नहीं है वीओ। तो देखो, एल बराबर अपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, क्या होता है, अनंत वाली कंडीशन में वीओ प्लस एफ ई होता है या नहीं होता है, नलिका की लंबाई का अभी जस्ट पढ़ा है। एल कितना दे रखा है, 14। वीओ आपको निकालना है, एफ ई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो वीओ कितना आ गया भाई, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए, तो 9 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया है, वीओ। वैल्यू रख दो। एम इनफाइनाइट, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूं, एम इनफाइनाइट वाली कंडीशन में एम कितना आया हुआ है अपने पास, 25 बराबर वीओ कितना है भाई, 9। यूओ आपको फाइंड आउट करना है, डी कितना है, 25 सेंटीमीटर होता है, सारे सेंटीमीटर में ही है। एफ ई कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 से कितने टाइम्स, 5 बार। ये कितना, यूओ इधर जाएगा, ये हो गए 9 इंटू 5 45, और 25 नीचे आ गए, कितना हो गया भाई, 5 से काट दो 9 बार, 5 से 5 बार, तो यूओ बराबर, इसको कैंसिल करोगे तो 1.8 सेंटीमीटर, यानी 9 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ए इज योर करेक्ट आंसर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका तथा अभिदृश्य की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। देखो, लिखते जाओ जो जो चीजें दी हुई है। सबसे पहले नेत्रिका की दी हुई है एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर अभिदृश्य की दे रखी है कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर, तो एफ ओ बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि किसी वस्तु को अभिदृश्यक से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तो अभिदृश्यक से वस्तु को रखोगे तो यूओ बिंब दूरी हो जाएगी कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर।
तब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d बराबर, अब की बार 25 नहीं 20 इसने दे रखा है, नहीं देता है तो हम 25 यूज करते हैं। और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है भाई, तो आवर्धन होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब बनता है तो फॉर्मूला आता है VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FA। देखो कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी नहीं है भाई। D है, F ही आपको दे रखा है, U आपको दे रखा है, लेकिन आपके पास VO नहीं है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं VO। देखो VO क्या है, अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी। तो अभिदृश्यक लेंस के लिए यूज करते हैं लेंस सूत्र। अभिदृश्यक लेंस के लिए 1 अपॉन FO बराबर 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन U। 1 अपॉन VO बराबर हो जाएगा 1 अपॉन FO, ये इधर जाके प्लस का 1 अपॉन U। तो 1 अपॉन VO बराबर 1 अपॉन FO की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 4, प्लस 1 अपॉन UO की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो आपको पता है लेंस सूत्र में हमेशा चिन्ह परिपाटी लागू होती है, चिन्ह परिपाटी लागू होती है। तो UO क्या हो जाएगा, U हमेशा नेगेटिव होता है, तो कितना लोगे -5। ये चीज ध्यान रखना कि जब लेंस सूत्र लगाते हो तो लेंस सूत्र में हमेशा चिन्ह परिपाटी यूज होती है। इसको सोल्व आउट करोगे तो 1 अपॉन VO बराबर ये आ गया तुम्हारे 20, एलसीएम आ जाएगा 5 - 4 यानी 1/20। तो VO कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये लो VO की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर। तो रखते हैं यहां पे वैल्यू, VO आ गया 20, UO है 5, 1 प्लस D है 20 और FE आपको दे रखा है 10। 0 से 0 2 प्लस 1 3 और ये 4 बार 4 इंटू MD बराबर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। 12 आपका आंसर आ गया भाई, 12 आपका आंसर आ जाएगा, 12 इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। अब देखो 1 प्लस 20 अपॉन, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा भाई इसका। अगला देखो, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए, सीधा सीधा एक टॉपिक में हमने पढ़ा है कि आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हो, अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, यही हो गया सही। बाकी देखो अभिदृश्य की फोकस दूरी कम तथा नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक, नहीं, दोनों की कम होनी चाहिए। दोनों की फोकस दूरी अधिक, नहीं, दोनों की कम। अभिदृश्य की फोकस दूरी अधिक और दूसरे कम, नहीं। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, दोनों की ही फोकस दूरियां क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। देखो भाई मैंने आपको स्पेशली बताया था कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। देखो इसमें ये नहीं कह रहा है कि किसके सापेक्ष, तो आपको हमेशा वस्तु के सापेक्ष देखना है। तो ये आपकी वस्तु है, इसके सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है और उल्टा है। आभासी तो है लेकिन इसकी सापेक्ष देखा जाए तो ये कैसा है, उल्टा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आभासी व उल्टा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बे, आभासी व उल्टा। ये चीज ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 30 है, m बराबर कितना दे रखा है 30। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, FE बराबर 5 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर है, D बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन आपसे पूछा है भाई। अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन देखो m बराबर आपको पता है, तो एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है आपको MO इंटू ME। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ME। ME का फॉर्मूला आपको पता होगा D अपॉन FE होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है भाई, सॉरी, स्पष्ट दृष्टि की जब न्यूनतम दूरी पर बनता है तो ME का फॉर्मूला क्या आता है 1 प्लस D अपॉन FE। तो ME बराबर
1 प्लस 25 अपॉन एफ ई कितना है 5, 5 से 5 टाइम्स 5 1 कितना हो गया रे 6, यानी एम ई की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो m बराबर m आपको दिया हुआ है कितना 30 बराबर एम ओ इंटू 6, तो एम ओ आ जाएगा आपके 30 अपॉन 6 यानी 5, कितना आ जाएगा 5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर और 6.25 सेंटीमीटर है। अब देखो इसमें यह नहीं दे रखा है कि अभिदृश्य की कौन सी है और नेत्रिका की कौन सी है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि अभिदृश्य की फोकस दूरी कम होती है और नेत्रिका की ज्यादा। तो कम वाली तो किसकी होगी अभिदृश्य की 1.5 सेंटीमीटर और नेत्रिका की ज्यादा वाली होगी 6.25 सेंटीमीटर। वस्तु अभिदृश्य से 2 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी यूओ बराबर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तथा अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होगी, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है रे एल पूछा जा रहा है। तो एल क्या होता है वीओ प्लस यूई, जब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है। देखो आपके पास क्या क्या है भाई, इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको लगाना है अभिदृश्य के लिए लेंस सूत्र 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/U। VO फाइंड आउट करना है तो 1/VO बराबर 1/FO प्लस 1/UO। 1/VO बराबर आपको पता है लेंस में हमेशा चिन्ह परिपाटी यूज होती है, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो कितना है 1.5, और ये U क्या होगी नेगेटिव होगी तो -1/2। 1/VO इज इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा, ऊपर में इस पॉइंट को हटा के देखो 1.5 था तो इसको 15 ऊपर 10 लिख सकता हूं, एलसीएम आ गया 30, तो ऊपर 20 माइनस ये आ जाएगा आपके 15, तो देखो VO आ गया आपके 30/5, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये तो आ गया आपके पास VO। अब इसी तरीके से आपको निकालना है UE, तो अब किसके लिए लगाना है नेत्रिका के लिए, तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। 1/UE निकालना है तो ये हो जाएगा 1/VE माइनस 1/FE। 1/UE इज इक्वल टू 1/VE की वैल्यू कितनी है, देखो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब यही बन रहा है 25 सेंटीमीटर पर। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो पीछे डायग्राम में आपको बताया हुआ है कि ये क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब सामने बन रहा है। -1/FE तो प्लस ही होगा 1.5। देखो 1/UE इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो, पॉइंट हटा के मैं ऊपर 10 लिख सकता हूं। अरे FE की वैल्यू भाई आपके पास 6.25 है, अगर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 00 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 625, ये आ जाएगा -25 माइनस 100, यानी अगर मैं यहां पे लिखूं कि UE कितना होने वाला है तो ये 625 बटा माइनस का 125, यानी UE आ गया भाई आपके पास 25 से काटो तो 25, और ये हो जाएगा आपके 5 बार 5 से 5 टाइम्स, यानी माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, तो नलिका की लंबाई, तो प्लस माइनस का कोई फर्क रहेगा नहीं। VO कितना आया था 6 प्लस UE कितना आया है 5, तो 6 और 5 कितना हो गया 11 सेंटीमीटर आपका आंसर, यानी डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किसी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता लगभग है। देखो एक स्पेशल केस ध्यान रखना कि जब लगभग की बात आए, किसकी बात आए, लगभग की बात आए, तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यूज करते हैं हम एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई। ये एक स्पेशल केस ध्यान रखना। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, वीओ प्लस यूई होता है। अब अगर लगभग केस की बात करें तो देखो एल होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, वीओ के बराबर ही तो होता है भाई, क्योंकि यूई तो अति अल्प होती है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ही होती है, तो मेन जो डिस्टेंस आती है वो कौन सी आती है, वीओ। और इसी तरीके से अगर हम बात करें यूई की, सॉरी यूओ की, तो ये लगभग आपको कहां रखना होता है, अभिदृश्य के फोकस के पास ही रखना होता है वस्तु को, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, लगभग यूओ बराबर किसके हो जाएगा, एफ ओ के बराबर। और इसी तरीके से यूई भी किसके बराबर आ जाती है, लगभग एफ ई के बराबर आती है। ये एक स्पेशल कंडीशन ध्यान रखना, लगभग की बात आ जाए तो देखो एम लगभग क्या होगा, एल कितना दे रखा है 10, डी कितना होता है 25, एफ ओ कितना दे रखा है भाई 0.5 और एफ ई कितना दे रखा है 1, तो एम लगभग आपके पास आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो ये एक स्पेशल केस ध्यान रखना लगभग वाली कंडीशन के लिए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मध्यस्थ प्रतिबिंब यानी बीच में एक प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा आपको पता होगा वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आवर्धित होता है। बीच में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस हैं, इनमें से एक लेंस की आवर्धन क्षमता 5 और संयुक्त आवर्धन यानी टोटल आवर्धन 100 है, तो दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता, सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला MO इंटू ME। संयुक्त मतलब टोटल कितना है 100, एक का कितना दे रखा है भाई 5, तो दूसरे का अगर आपको निकालना है तो ME बराबर क्या हो जाएगा 100/5, कितना आ जाएगा 20, तो 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां f और fe है, तब उचित आवर्धन के लिए सही संबंध है। तो यह आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा कि अभिदृश्य की फोकस दूरी हमेशा कम ली जाती है और नेत्रिका की ज्यादा, यानी अभिदृश्य का आकार कम होता है और नेत्रिका का आकार ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो फाइनली आज अपना एक टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट हुआ है, जिसका आपने कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, फिजिकली ये कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, उपयोग, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करोगे, विभिन्न स्थितियां, और साथ में इस पर आधारित हमने लगभग 10 क्वेश्चंस किए हैं। तो ये अपना कंप्लीट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपका फिनिश होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।